हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी बिहार अब ऑब्जेक्टिव इम्तियाज अहमद सर की, उसका ये अगला पार्ट होगा जिसमें हमारी जो सीरीज था प्राचीन बिहार से संबंधित जो हमारे तथ्य सभी प्रश्न चल रहे थे उसे आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच गए हैं गुप्तकालीन बिहार में। इससे पहले हम लोगों ने जाना था मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, ये सभी मौर्योत्तर काल, इन सबको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर रखा है। जो लोग उसे नहीं देखे हैं उसे जाकर के आप देखेंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बिहार स्पेशल में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको इसके पहले के सभी वीडियोज इम्तियाज अहमद सर की बुक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के संग्रह मिल जाएंगे। ये जो वीडियो है यह आने वाली 66th बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, बिहार एसआई प्री, बिहार ईएसआई, बिहार एसएससी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसे आप लोग स्किप नहीं करेंगे, एक एक प्रश्न को समझते चलेंगे, आपको सभी प्रश्न बताए जाएंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को आप लोग एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन बिहार से आज शुरू करेंगे और ये आज हमारी प्राचीन बिहार की लास्ट वीडियो होगी। ये हमारा प्राचीन बिहार का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग चलेंगे मध्यकालीन बिहार में, जो बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और एग्ज़ाम फ्रेंडली भी है। शुरू करेंगे गुप्तकालीन बिहार की। उससे पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दिए गए हैं। यहां से आपको डेली पीडीएफ और अन्य सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्यूज कराए जाते हैं। शुरू करते हैं गुप्तकालीन बिहार, और गुप्तकालीन बिहार का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था इलाहाबाद में, बनारस में, कन्नौज में, पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। आप लोग भी आंसर करते चलेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, आप अपना आंसर वहाँ पर लिखेंगे, कितने करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए। लास्ट में हमें आप कमेंट्स करके बताएंगे टोटल स्कोर्स। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। चंद्रगुप्त जो पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक करवाया था और उसी समय गुप्त वंश की स्थापना हुई थी 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंबिसार? वैशाली के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है 4 नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी कहाँ? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की 320 ईस्वी में पाटलिपुत्र में, और उस समय 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत को भी प्रचलित किया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त। छठा प्रश्न है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है? गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को।
सातवां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी है वह है पाटलिपुत्र। आठवां प्रश्न, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? गया में जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन था उसने समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी। नौवां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी, यानी गुप्त में। सही आंसर ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। सही आंसर ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में, हर्यक वंश के शासनकाल में? महाबोधि मंदिर बोध गया में गुप्त काल में स्थित हुई थी। 12वां प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी यात्री जो था फाहियान वह पाटलिपुत्र में कुल 3 सालों तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्रदान करना था। 13वां प्रश्न, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का जो संबंध था वह है पाटलिपुत्र से। 14वां प्रश्न, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? पटना, सारण, भागलपुर, शाहाबाद? गुप्त काल की जो कार्तिकेय की मूर्ति है यह शाहाबाद से प्राप्त हुई है। 15वां प्रश्न, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? बुद्धदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है हमें सुल्तानगंज से। 16वां प्रश्न, बिहार के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल के है? यह है गुप्त काल का। 17वां प्रश्न, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? राजगीर में स्थित जो जरासंध की बैठक है यह बनाई गई थी गुप्त काल में। 18वां प्रश्न, तीरभुक्ति आधुनिक जो दरभंगा है का राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त, घटोत्कच गुप्त, चिरादत्त या पर्णदत्त? तीरभुक्ति का जो राज्यपाल था वह था गोविंद गुप्त और यह चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। 19वां प्रश्न, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। 20वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए और इसकी स्थापना की थी गुप्त काल में कुमार गुप्त ने। 21वां प्रश्न, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान। 22वां प्रश्न, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। यह वर्णन की है फाहियान ने। 23वां प्रश्न, गुप्त संवत का आरंभ होता है? गुप्त संवत की आरंभ काल जो है वह है 320 ईस्वी में। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है गुप्त शासक समुद्रगुप्त। 25वां प्रश्न, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय यह की थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। 26वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिसेन। 27वां प्रश्न,
किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? सफल सैनिक अभियान की गई थी समुद्रगुप्त द्वारा। 28वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? प्रयाग प्रशस्ति में जो चर्चा है वह है समुद्रगुप्त की। 29वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक, आर्थिक संकट। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण है हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। सही आंसर ऑप्शन सी। 30वां प्रश्न, मगध का मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? मिहिर कुल का आक्रमण हुई थी नरसिंह गुप्त के शासनकाल में। 31वां प्रश्न, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन कौन थे? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पाणिनि। इनमें जो थे स्वर्णिम युग में योगदान देने वाले वह थे बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आगे हम लोग जानेंगे मगध के परवर्ती गुप्त शासक। मगध के बाद के जो आए गुप्त शासक वह। पहला प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक था। मगध के समानांतर जो शासक थे गुप्त वह है कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। दूसरा प्रश्न है, मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? मौखरी शासक को पराजित करने वाला गुप्त वंशीय शासक था कुमारगुप्त तृतीय। तीसरा प्रश्न है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? मगध के अधिकांश भाग को जीतने वाला था दामोदर गुप्त और इसने मौखरी शासक को हराया था। चौथा प्रश्न, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि माधव गुप्त को। पांचवा प्रश्न, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? तिब्बत की संप्रभुता को स्थापित किया था आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। छठा प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था आदित्य सेन द्वारा। सातवां प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था वह है जीवित गुप्त द्वितीय। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। आठवां प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है कृष्णगुप्त को, और यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। नौवां प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित करें। हर्षगुप्त का जो संबंध है वह है वीर योद्धा, उसके उपाधि है वीर योद्धा। कुमारगुप्त की उपाधि है महाराजा धीराज। जीवित गुप्त की उपाधि है राजाओं में सिरमौर यानी 36 चूड़ामणि। आदित्य सेन की उपाधि है परम भट्टारक महाराजा धीराज। सही आंसर ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? यह है जीवित गुप्त। 11वां प्रश्न, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक
विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था कौन? हर्षवर्धन के बाद आदित्य सेन ने एक विस्तृत साम्राज्य को स्थापित किया था। 12वां प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? आदित्य सेन के समय में। 13वां प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है? मगध के परवर्ती गुप्त शासक का जो क्रम है वह है कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला चैप्टर है हमारा गुप्तोत्तर युग और बिहार। इसको हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे और आज इसे खत्म करेंगे प्राचीन बिहार को। गुप्तोत्तर युग और बिहार का पहला प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग? इत सिंह का भ्रमण था 673 ईस्वी में। इत सिंह ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरा प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं यह सभी प्रश्न जो है पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चौथा प्रश्न, ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? पाटलिपुत्र की यात्रा की थी सन 635 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था वह था बंगाल का शासक शशांक, जो कि एक क्रूर एवं धर्मांध था। अगला चैप्टर है हमारा पाल कालीन बिहार, पाल काल से संबंधित बिहार। पहला प्रश्न है, धर्मपाल वंश के संस्थापक थे? पाल वंश के संस्थापक वह है गोपाल, जिसने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने और उसका शासनकाल रहा 770 से 810 ईस्वी तक। तीसरा प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? यह की गई थी पाल वंश के द्वारा। चौथा प्रश्न, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? नालंदा, पटना, गया या भागलपुर? आधुनिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह भागलपुर जिला में स्थित है और यह भागलपुर के पाथरघाट में स्थित है। पांचवा प्रश्न, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिया था हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। छठा प्रश्न, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? मुंगेर को राजधानी बनाने वाला पाल शासक रहा देवपाल। सातवां प्रश्न, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? पाल शासक द्वारा महायान धर्म को विशेष प्रोत्साहन दी गई थी। आठवां प्रश्न, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल के शासनकाल में, और इसके लिए देवपाल ने 5 गांव को दान के रूप में दिया था। नौवां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया? धर्मपाल ने।
10वां प्रश्न, किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना गोपाल ने की थी। 11वां प्रश्न, किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? पाल युग में। 12वां प्रश्न, बिहार के पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी किसकी? यह निर्णायक देन थी धीमन एवं विट्ठपाल की। 13वां प्रश्न है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठलपाल कहाँ के निवासी थे? धीमन और विट्ठलपाल निवासी थे नालंदा के, और धीमन जो है धीमन का पुत्र विट्ठलपाल था। 14वां प्रश्न, पालकालीन कांस्य मूर्तियां सांचे में ढाली गई है, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? यह है नालंदा और कुकरीहार गया से। 15वां प्रश्न, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठलपाल समकालीन थे। धीमन और विट्ठलपाल समकालीन थे धर्मपाल और देवपाल के। 16वां प्रश्न, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? प्रज्ञा परमित पंचरक्ष यह संबंधित है पाल युग से। 17वां प्रश्न, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? भित्ति चित्र रूप जो कि पाल काल में प्रचलित थी, यह प्राप्त हुई नालंदा से। 18वां प्रश्न, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे कहाँ से? पाटलिपुत्र से। 19वां प्रश्न, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसको? श्रीनगर भुक्ति के नाम से जानी जाती थी मगध को, और संभवतः यह अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। 20वां प्रश्न, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? विदेशी विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का निर्माण करवाया था देवपाल ने के अनुमति से बलदेव पुत्र नालंदा में। अगला चैप्टर हमारा मिथिला के कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जाने तो पहली प्रश्न है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? कर्नाट राज्य का उदय किया गया था रामपाल द्वारा। दूसरा प्रश्न, मिथिला का तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था? मिथिला या तिरहुत के जो कर्नाट राज्य का संस्थापक था वह था नन्यदेव। तीसरा प्रश्न, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। चौथा प्रश्न, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। सही आंसर ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ कब? पूर्णतः अंत हुई 1378 ईस्वी तक। छठा प्रश्न, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? पंजी प्रबंध का विकास हुआ था कर्नाट शासक के समय। सातवां प्रश्न, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था किस ईस्वी में? तिब्बती इतिहासकार जो था धर्मस्वामी, यह आया था 1234 ईस्वी में। आठवां प्रश्न, बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का। नौवां प्रश्न, तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तुगरिल तुगल का जो आक्रमण का चर्चा करने वाला यात्री था वह था लामा तारानाथ और
धर्मा स्वामी और मुल्ला तकिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी, बी एवं सी दोनों, धर्मा स्वामी और मुल्ला तकिया। 10वां प्रश्न, तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? कर्नाट राज्य का शासक था राम सिंह देव। 11वां प्रश्न, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? महान समाज सुधारक था हरि सिंह देव। 12वां प्रश्न, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? यह हुई थी हरि सिंह देव के समय। सही आंसर ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा आज कंप्लीट हो गया प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इम्तियाज अहमद सर की बुक बिहार ऑब्जेक्टिव से, जो बिहार वस्तुनिष्ठ है, बिहार एक परिचय से, उसे हम लोगों ने आज कंप्लीट किया प्राचीन बिहार को। वीडियो आपको कैसे लगे यह हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट इसके क्या होने चाहिए यह हमें कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पे हमारे द्वारा दी गई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर कर लेंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको पिछले सभी वीडियोज़ और के पीडीएफ और अन्य सभी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशंस हैं वह आपको मिलता रहे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।